डायरेक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग खिड़की से बाहर सड़क का नज़ारा कर रहा था जब बाब कमरे में दाखिल हुआ। इसकी आमद ही इतनी जारहाना थी कि आर्मस्ट्रॉन्ग चौंक के बगैर ना रहा। असर उसने कदर ऊंची आवाज़ से कहा, बैठो। डायरेक्टर CIA आर्मस्ट्रॉन्ग ने कुर्सी की तरफ इशारा किया और बाब ने खुद को करीबन कुर्सी पर गिरा दिया। मुझे तुम्हारे जज्बात का एहसास है बाब, लेकिन एजेंसी के कुछ उसूल हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग ने इसके नज़दीक पहुंचकर उसकी तरफ झुकते हुए कहा और सामने कुर्सी पर बैठ गया। एजेंसी की बात न कीजिए सर, वो तो कभी की मुसाद के हाथों अगवा हो चुकी हैं। अब तो 11 सितंबर के बाद हम यूं भी उनके जरगमाल बने हुए हैं। बाब ने कदर तल्ख लहजे में कि उत्तम बस औकात ऐसा सच बोल देते हो बाब जो तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के लिए बेशुमार मसाइल खड़े कर सकता है। जानते हो ना तुम? आर्मस्ट्रॉन्ग ने इसकी आंखों में बरा रास्त झांकाए। सर मैं इस वक्त अपने डायरेक्टर नहीं, एजेंसी के एक खैरखा की हैसियत से बात कर रहा हूं। अब जानते हैं मैं अब से झूठ नहीं बोल सकता। बाब ने संभल कर कहा, जानता हूं। आर्मस्ट्रॉन्ग ने करीबन चढ़ जाने के अंदाज में कि उस डैनियल ने मेरे साथ मिडल ईस्ट में 4 साल गुजारे हैं। मैं इसकी रग को समझता हूं। मैंने अब से पहले ही खदशा जाहिर किया था कि हाँ आर्मस्ट्रॉन्ग ने इसकी बात कार दी। न जाने वो क्यों नहीं चाहता था कि बाब के मुंह से अगली बात रिकॉर्ड पर आ जाए। बाब ने ब्राज़ील में अपनी जान पर खेल करास को मौत के शिकंजे से छीन लिया था। वो इसका मातहत ही नहीं मोहसिन भी था, और आर्मस्ट्रॉन्ग ये नहीं चाहता था कि अपने मोहसिन को भी उन हालात का शिकार बनने दे जिनका शिकार काल समेत हुआ था। काल समेत की मौत और थमिक्के से घर और इसमें मौजूद रिकॉर्ड की तबाही ने उन्हें सब कुछ समझा दिया था। FBI की खुफिया तहकीकाती रिपोर्ट CIA, पेंटागन और नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को मिल चुकी थी जिसमें कत्ल के इस तरीके को मुसाद से मंसूब किया गया था। ये बात 3 एजेंसियों की फाइलों में दुरुस्त थी कि काल समेत डबल क्रॉस है। इसने बाब को सिर्फ इतना ही कहने पर इक्तिफा किया, मेरे ख्याल से मुझे इस खबर पर खुश होना चाहिए। 100 में हो रहा हूं। बाब के लहजी का तंस आर्मस्ट्रॉन्ग को काट रहा था, लेकिन वो बेबसी से इसकी तरफ देखकर मुस्कुराता रहा। अब ये फाइल बंद हो गई है बाबावर, मैं तुम्हें दूसरे स्टेशन पर भेज रहा हूँ। इसने अगली बात बाब की तरफ देखे बगैर कही। 3 क्यू सर में भी यकसानियत से उकताने लगा हूँ बाब ने कहा। आर्मस्ट्रॉन्ग ने इसकी तरफ हाथ बढ़ाया और बाब मुस्कुराता हुआ इससे मसाफा करने लगा। कमांडर आबिद काश्मीरी के लिए इसका अब तक जिंदा रह जाना ही किसी मौजज़े से कम नहीं था। लश्कर जर्रार के सरबराह की हैसियत से इसने दुनिया के हर उस कोने में जहां कोई भी मुसलमान जुल्म के खिलाफ सीना सुपर है एक मुमताज़ मकाम हासिल कर रखा था। लश्कर जर्रार के फिदाइयों ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज और पैरा मिलिट्री फोर्सेस को दुगनी का नाच नचा रखा था। फिदाई BSF हो या आर्मी CRP हो या राष्ट्रीय राइफल, किसी भी कैंप में नारा तकबीर बुलंद करते घुस जाते और दीवाना वार दुश्मन से टकराने के बाद दर्जनों को मौत की गहरी नैन सुलाकर खुद भी दाई अजल को लब्बैक कहते। भारतीय जानते थे कि इस तरह उनके कैंपों में दिन दिहाड़े गेज कर जिंदगी और मौत का खेल रचाने वाले लोग कोई आम किस्म के मुजाहिद नहीं हो सकते, न ही ये जिंदा वापसी की उम्मीद लेकर यहाँ आते हैं। जो शख्स मरने की आरजू लेकर हमल आवर हुई से ज़ेर करना आसान नहीं होता। कमांडर आबिद काश्मीरी के फिदाइन ने ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए थे कि वो आज के दौर के इंसान लगते नहीं थे। बिल्कुल कुरून ओला के मुजाहिदों की तरह वो जिंदगी से बेनियाज और शहादत के मतमन्नी होकर दुश्मन के कैंप में घुसते और जाम शहादत नोश कर जाते। जब से फिदाइन की सरगर्मियों में इजाफा हो रहा था, जिहादी हलकों में कमांडर आबिद काश्मीरी का एहतराम दोचंद हो गया था। खुसूसन गैर ममालिक में मौजूद मुसलमान लाखों रुपए लेकर आन की खिदमत में हाजिर होते और चुपचाप नजराने अकीदत गुजार कर वापस लौट जाते। कमांडर आबिद काश्मीरी ने कभी भी मीडिया की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया था, और वो बरमला कहा करते थे कि दौर जदीद की आधी जंग तो मीडिया पर लड़ी जाती है। यही वजह है कि वो हर साल अपनी मुजाहिद तंजीम इस इज्तिमा पर दीगर मुजाहिद तंजीमों के नामवर कमांडर्स भी आते और अपने ज़ोर खिताबत के जौहर दिखाते। जिन दिनों ये इज्तिमा होता सारे मुल्क की फ़िज़ा जिहादी बन जाया करती थी। मुजाहिदीन अपनी तरबियत का अमली मुजाहरा करते। हाज़रीन को मुजाहिदीन के ताज़ा तरीन कारनामों से आगाह किया जाता। उन्हें जिहाद को अपने घरों में जारी ओ सारी रखने की तरगीब मिलतयावर ऐसे मनाजिर भी देखने को मिलते कि माएँ अपने बच्चों को जिहाद के लिए वक्फ कर दियतियास। इज्तिमा पर बड़े बड़े ईमान अफरोज़ मनाजिर दिखाई दिया करते थे। अखबारात इज्तिमा पर खुसूसी एडिशन शाये करते, वीडियो फिल्में तैयार होती और दुनिया के कोने कोने में मौजूद मुसलमानों तक ये फिल्में पहुंचाई जाती। जहां जहां लश्कर जर्रार की फिल्में और लिटरेचर पहुंचता, मुसलमानों के मुर्दा दिलों में नई जिंदगी दौड़ने लगती। 30 साल पहले एक ऐसे ही इज्तिमा पर कमांडर आबिद काश्मीरी की मुलाकात अमरीका से आए एक दर्द दिल रखने वाले उनके हम मसलक मौलाना कादरी साहिब से हुई, जो लश्कर जर्रार की नज़र करने के
लिए बतौर चंदा डॉलरों के बंदिल लिए हाजिर हुए थे। उन्होंने कमांडर साहिब को बताया कि सारी जिंदगी वो जिस ख्वाहिश और ख्वाब को लेकर जिंदा रहे, आज इसकी ताबीर लश्कर जर्रार के फिदाइन की शक्ल में देख रहे हैं। उन्होंने कमांडर आबिद काश्मीरी की खिदमत में एक खत्ती रकम पेश करने के बाद कहा कि आज के बाद वो अमरीका के कोने कोने से लश्कर जर्रार के लिए चंदा इकट्ठा करके यहाँ पहुंचाया करेंगे। कमांडर आबिद काश्मीरी कोई ऐसे दुनियादार आदमी नहीं थे, लेकिन जिहाद की ज़रूरतें खुसूसन मुजाहिदीन और शुहदा के ख़ानदानों की कफ़ालत का सारा बोझ उनके कंधों प्राण पड़ा था। इससे अहदा बुरा होने के लिए उन्हें ऐसे साहिब हैसियत मुसलमानों की ज़रूरत थी जो लश्कर की माली मुआवनत करके उनकी लाइफ लाइन बने रही। उन्होंने मौलाना कादरी की आमद को भी तायद गैबी जाना। मौलाना कादरी अपने बिजनेस के सिलसिले में पाकिस्तान आते जाते रहते थे। वो जब भी पाकिस्तान आते कमांडर आबिद काश्मीरी के खुसूसी मेहमान बनते और हर मुलाकात पर उनकी खिदमत में मुजाहिदीन के लिए नजराना ज़रूर पेश करते थे। ये उनका इखलास था जिसने जल्द ही कमांडर आबिद काश्मीरी को मौलाना कादरी का गिरवीदा बना दिया था। अब सूरत हाल ये थी कि कमांडर काश्मीरी बेशतर उम्र पर मौलाना कादरी से मुशावरत भी करने लगे थे, क्योंकि मौलाना कादरी को अल्लाह ताला ने बेपनाह खूबियों से नवाजा था। खुसूसन जंगी उमूर पर उनका मुतला और मुशाहिदा काबिल दीद था। उन्होंने कमांडर साहिब को मगरबी ममालिक में ऐसे ऐसे हसास नौईत के आलात से मगल करके पहुंचाए थे जिन्होंने लश्कर जर्रार को जदीद तरीन ज़राए मुवासलात का मालिक बना दिया था। मैदान काज़ा में इन जदीद आलात की मदद से लश्कर जर्रार के मुजाहिदीन मुहीर इल्लाकौल कारनामे अंजाम दिया करते थे। उनका कम्युनिकेशन सिस्टम ऐसा मजबूत था कि भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियां चकरा कर रह जाए करती थी। पैगाम रसानी के ऐसे ऐसे ज़राए उन्होंने अपना रखे थे जो दुश्मन के वहम व गुमान में भी नहीं थे। कमांडर आबिद काश्मीरी और उनके सीनियर कमांडर इस हकीकत से बखूबी आगाह थे कि मौलाना कादरी को दरअसल लश्कर जर्रार में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। मौलाना कादरी का हल्का अहबाब बड़ा गैर मामूली था। उनके सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। बड़े बड़े कमांडरों और मुजाहिदीन को पिसे दीवार जिंदा कर दिया और ऐसे हालात बना दिए कि उनके लिए सिवाय ज़मीन जाने के और चुपचाप बैठ कर अच्छे वक्त का इंतज़ार करने के और कोई चारा बाकी न रहा। उन हालात में कमांडर आबिद काश्मीरी अपने देरीना हमदम और गम गुसर मौलाना कादरी की और ज़्यादा ज़रूरत महसूस करने लगे थे। उनके नज़्म ने अपने पांव भारत और मकबूजा कश्मीर में इतने ज़्यादा फैला दिए थे कि अब उन्हें समेटना कारदारत था। कमांडर आबिद काश्मीरी अपनी महफूज पनागाह में मौजूद थे जब उन्हें मौलाना कादरी की आमद की इत्तला मिल्यावर, साथ ही ये दरख्वास्त भी कि इस आमद और मुलाकात को करीबी साथियों से खुफिया रखा जाएगा। कमांडर आबिद काश्मीरी से ज़्यादा और कौन इस खुसूसी एहतियात की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकता था। उन्होंने इस बात का खुसूसी इंतज़ाम किया कि इस मर्तबा मौलाना कादरी की आमद और मुलाकात का इल्म सिवाय महदूद चंद खास कमांडरों के और किसी को ना हो। मौलाना कादरी ने कमांडर साहिब से मुआनका किया तो उनकी आंखों से आंसू निकल आए। कमांडर साहिब, काश ये रोज़ बद देखने से पहले मौत आ जाती। उन्होंने इस तरह भराई हुई आवाज़ में ये बात कि अक्का कमांडर आबिद काश्मीरी के साथ मौजूद उनके दो इंतहाई अहम जिम्मेदारों के आंखों में भी आंसू आ गए। मौलाना कादरी ने बताया कि अमरीका और मगरबी ममालिक में मुसलमानों को किस तरह रहनी से मारा पीटा जा रहा है और किस तरह दुनिया की ये महजब हुकूमतें उन पर इंसानियत सोज मजालिम रवा रखे हुए हैं। उन्होंने बताया कि वो शायद उन संगीन हालात में पाकिस्तान आने का कस्द न करते, लेकिन जब से उन्होंने अमरीका में एक इंतहाई अहम पाकिस्तानी शख्सियत से जो गुज़िश्ता 3 रोज़ पहले ही अमरीकी दौरे से वापस लुटे हैं, ये बात सुनी तो उनसे रहा न गया। के बाद उन्होंने बड़े दुखी दिल से लेकिन बड़े राजदाराना अंदाज में वो बात बताने शुरू कर दी। उन्होंने कमांडर साहिब और उनके साथियों को बताया कि हुकूमत ने मुजाहिदीन की सरगर्मियों को मुकम्मल तौर पर कुचलने का मुसम्मम इरादा कर लिया है और इस सिलसिले में इसे अमरीका की मुकम्मल मुआवनत भी हासिल है। लेकिन इस तरह तो मकबूजा कश्मीर के मुसलमान बदल हो जाएंगे, उनकी हमद टूट जाएगी। भारत में मुसलमानों के अंदर जो एहसास आज़ादी जन्म ले रहा है वो दम तोड़ देगा और सारी दुनिया में मुसलमान जल और रस्वो होकर रह जाएंगे। एक कमांडर ने कहा, जी हाँ, आज मुसलमानों को जो इज्जत हासिल है वो सिर्फ जिहाद के सबब से है। जब हम ऐसी अहम संत से किनारा किश हो गए तो सारे जहान की ज़लत और ख्वारी हमारा मुकद्दर बन जाएगी। दूसरे अहम कमांडर ने अपना ख्याल जाहिर किया, लेकिन मौलाना इस मसले का हल किया है। कमांडर आबिद काश्मीरी ने बेकरार होकर दरियाफ्त किया, देखिए कमांडर साहिब, हमारे लिए तो पाकिस्तान की हैसियत एक मस्जिद कैसी है। सारी दुनिया के मुसलमानों की वाहिद उम्मीद पाकिस्तान है, लेकिन हम समझते हैं कि यहाँ कुछ लोग दीन का खेल खेल रहे हैं। इन हालात में खुसूसन पाकिस्तान आर्मी को ये बावर करवाना ज़रूरी है कि इन मुजाहिद तंजीमों का वजूद उनके लिए नागुज़ीर है। मौलाना कादरी गोया हुए
اس کا طریقہ ہرگز یہ نہیں، خدا نہ کرے کہ ایسا وقت آئے اس قوم پر جب اسے اپنی ہی فوج کے خلاف ہتھیار اٹھانے پڑے، لیکن ہم ایک کام ضرور کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے ازلی دشمن بھارت پر ایسی زوردار ضرب لگائیں کہ وہ تلملا اٹھو۔ مولانا قادری نے اپنا منصوبہ بیان کیا۔ مولانا نے بات ٹھیک کہی ہے، کمانڈر عابد کاشمیری نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر کہا، بالکل کمانڈر صاحب، اسی طرح اگر ایک بڑی کارروائی ہو جائے تو ہم دشمن کو، جو اس بات کی خوشی منا رہا ہے کہ حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے لشکر جرار ختم ہو چکا ہے، اسے اس بات کا علم ہو جائے کہ ہم ابھی زندہ ہے اور مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کا حوصلہ بھی بڑے گا، ان کا تو مورال بہت بری طرح گر چکا ہے۔ دوسرے کمانڈر صاحب نے اپنی تجویز پیش کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ایسی زوردار ضرب کہاں لگائی جائے جس کے بعد دشمن بوکھلا کر ایسا کچھ کر گزرے کہ جس کی یہ لوگ امید کر رہے ہیں اور حالات ان کے کنٹرول میں آ جائے۔ مقبوضہ کشمیر اسمبلی بین الاقوامی حالات سے فائدہ اٹھا کر کشمیر اسمبلی کا اجلاس بلا رہا ہے۔ اسمبلی کسی بھی ملک کی جمہوری طاقت کا سمبل ہوا کرتی ہے، وہاں اجلاس کے پہلے ہی روز حملہ ساری دنیا کو یہ باور کروا دے گا کہ جہاد کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت بند نہیں باندھ سکتی۔ مولانا قادری نے دلائل کے انبر لگانے شروع کیے اور لگاتے چلے گئے۔ عشاء کے بعد یہ مجلس جاری رہی اور رات دیر گئے تک وہ لوگ مولانا قادری کے اس منصوبے پر عمل درآمد کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ کمانڈر مشتاق کو جب اپنے ہائیڈ آؤٹ پر مرکز کی طرف سے یہ حکم موصول ہوا تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ گزشتہ 1.5 ماہ سے وہ سر جھکائے دشمن کی زیادتیوں کا سامنا کر رہے تھے، انہیں 11 ستمبر کے بعد زیر زمین ہو کر خاموشی اختیار کرنے اور کوئی بھی کارروائی نہ کرنے کے احکامات ملے تھے، جس پر مجاہدین میں تشویش کی لہر دوڑ گئی تھی۔ قدہ کارروائیاں کر کے وہ اپنے ساتھیوں کا مورال بڑھانے کی کوشش تو کرتے، لیکن ساتھی مایوسی کا شکار ہو رہے تھے۔ بھارتی فوج کو طویل عرصے کے بعد اپنے جوہر دکھانے کا موقع ملا تھا، وہ لوگ مست ہاتھیوں کی طرح دندناتے ہوئے آتے ور کسی بھی گاؤں پر حملہ آور ہو کر وہاں کمال اسباب عزت آبرو سب کچھ لوٹ کر لے جاتے۔ نوجوانوں کو اغوا کر کے تشدد کے ذریعے ازدناک موت سے دوچار کرنے کی واقعات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ عموماً ایسے کسی بھی واقعے کے بعد مجاہدین کی طرف سے فوج کو ایسا منہ توڑ جواب ملا کرتا تھا جس کے بعد کئی دنوں تک وہ اپنے زخم سنچتی رہتے تھے، لیکن اب ایسی کوئی صورت دکھائی نہ دے رہی تھی۔ چند روز پہلے تک فدائین کے وہ حملے جنہوں نے بھارتی فوجوں کو ناکوں چنے چبا رکھے تھے اور جن سے خوفزدہ ہو کر بھارتی فوج میں فرار کے واقعات بڑھنے لگے تھے، مادوم ہو چکے تھے۔ اس صورتحال نے عام کشمیری کو بدل کر دیا تھا۔ خوف نے کشمیریوں کے دل و دماغ پر تسلط جما لیا تھا، وہ خود کو بے بس اور تنہا محسوس کرنے لگے تھے۔ ظلم تو ان پر 50 سال سے ہو رہا تھا، لیکن گزشتہ 12 سال سے اس ظلم کے خلاف مجاہدین کے منہ توڑ جواب نے انہیں بڑا مضبوط سہارا دیا تھا۔ کمانڈر مشتاق لشکر جرار کا ایریا کمانڈر تھا، اس کے جو شیلے جام فروش اس سے حملے کی اجازت مانگتے تو وہ خاموشی اختیار کر لیتا، جب مجاہدین بزد ہوتے تو مرکز کے حکم اور اطاعت امیر کا درس ملت و بھارتی فوج جسے فدائین کے حملوں نے چھاؤنیوں تک محدود کر دیا تھا، اب کونوں خدروں سے نکل کر سری نگر کے گلی محلوں میں دندنانے لگی تھی۔ کمانڈر مشتاق کا دل گواہی دے رہا تھا کہ اس کارروائی کے نتیجے میں ایک مرتبہ تو سارا بھارت تہل کر رہ جائے گا اور ان کی وقتی خاموشی کو آئندہ کبھی بزدلی سے تعبیر نہیں کیا جائے گا۔ اس نے مجاہدین کی ترتیب بندی کر دی تھی، اہداف کا تعین ہو گیا تھا، ضروری سازو سامان اکٹھا کیا جا رہا تھا، انہیں کسی بھی لمحے کوچ کا حکم مل سکتا تھا۔ 11 ستمبر کے بعد عالمی سطح پر جو تبدیلیاں آئیں ان سے یوں تو جنوبی ایشیا کا خطہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہا، لیکن بھارتی حکومت کو بطور خاص مقبوضہ کشمیر میں جو ریلیف ملا اس کے بعد وہ 11 ستمبر کے حملہ آوروں کے متعلق دل ہی دل میں بڑے احسان مندی کے جذبات رکھنے لگے تھے۔ اچانک دنیا میں بلند ہونے والے دہشت گردی کے غلغلے میں جہاں گہوہے کے ساتھ گھن پسنا شروع ہوا، بھارت نے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا اور خود کو دہشت گردی کا شکار بنانے لگا۔ خصوصاً کشمیر کے حوالے سے طویل مدت بعد بھارتیوں کی مراد برائی جب ان کے کراس بارڈر ٹرزم کو پذیرائی ملنے لگی، صورتحال نے مجاہدین کو فی الوقت دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی اپنانے پر مجبور کر دیا تھا، اور بھارتی حکومت نے اس مہلت سے فائدہ اٹھانے کی ٹھان لی تھی۔ اگر اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا گیا تو پھر شاید اتہاس دوبارہ کبھی ہمیں ایسا موقع نہ دے۔ پتلی وزیر اعلیٰ نے اس روز جب مرکزی حکومت کی ایک اہم میٹنگ میں یہ بات کہی تو وزیر اعظم بھی چون کے بغیر نہ رہ سکیا، اور تھوڑی دیر بعد ہی انہوں نے اگلے 10 روز بعد سری نگر اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس اجلاس میں بطور خاص بھارتی وزیر داخلہ نے شمولیت کرنی تھی۔ اجلاس کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی اور حفاظتی انتظامات پر خصوصی توجہ
دی جا رہی تھی اسمبلی کی طرف آنے اور جانے والے راستے سیکیورٹی فورسز نے اس طرح کیموفلاج کر رکھے تھے کہ ان کی اجازت کے بغیر چڑیا بھی ادھر پر نہیں مار سکتی تھی پولیس سے۔ اسمبلی کے اس سیشن کو خصوصی خطاب کرنے کے لیے وزیر داخلہ کی آمد پریس سے پوشیدہ رکھی گئی تھی، لیکن ممبران اسمبلی کو اعتماد ملے کر اس سے آگاہ کر دیا گیا تھا، اس لیے بھی ضروری تھا کہ بصورت دیگر شاید حکومت اسمبلی کا کورم ہی پورا نہ ہوتا، کیونکہ جو خوف و ہراس یہاں طاری تھا اس فضا میں کسی ممبر اسمبلی کے لیے اسمبلی اجلاس میں شرکت کرنا خودکشی کے مترادف تھا۔ وہ بیچارے تو جیسے تیسے ممبران منتخب ہو گئے تھے، لیکن اپنی رہائش گاہوں پر ان کے قیام کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ خوف کے مارے اکثر ممبران تو جمہوریہ دلی میں ہی مستقل ٹھکانے بنا چکے تھے، لیکن اس مرتبہ انہیں حکومت کی طرف سے بطور خاص تحفظات کے ساتھ اسمبلی اجلاس میں شمولیت پر مجبور کیا گیا تھا، اور امید کی جا رہی تھی کہ مدتوں بعد کشمیر اسمبلی میں جمہوری رونق دیکھنے کو ملے گی۔ آج دن کے 11 بجے اجلاس شروع ہونا تھا۔